मेरा नाम है नरेंद्र वर्मा और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल एनवी एडू हब। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम आजकल यूपी बोर्ड के व्यापारिक संगठन एवं पत्र व्यवहार नामक विषय पर चर्चा कर रहे हैं। और पिछले वीडियो में हमने समझा था खाता विवरण के बारे में, जिसे हम हिसाब विवरण के नाम से भी जानते हैं। और मैंने आपको खाता विवरण समझाते वक्त कहा था कि अगले वीडियो में मैं एक व्यवहारिक प्रश्न लूंगा और आपको खाता विवरण बनाकर समझाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि गलतियां कहां कहां होती हैं, ताकि आप प्रश्न हल करते वक्त सतर्क रहें और आपको गलतियां एग्जामिनेशन में ना करें। तो बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं। अब इसके लिए आपको एक प्रश्न की आवश्यकता पड़ेगी, तो प्रश्न आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपने प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़ा होगा और समझ भी लिया होगा। अगर आपको जब मैं सॉल्व कर रहा हूं उसके दौरान प्रश्न दोबारा देखने की आवश्यकता हो तो आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। मैं पढ़ लेता हूं, मेरे पास प्रश्न यहाँ पर है। निम्नलिखित विवरण के आधार पर एक खाता विवरण तैयार कीजिए। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ लिख देंगे प्रश्न संख्या अगर कुछ है तो, और यहाँ लिख देंगे हम खाता विवरण। ठीक, उसके बाद कह रहा है प्रश्न 2012 मार्च 4 में उसने दिखा रखा है बीजक संख्या 646 के अनुसार 599 रुपए का माल वर्मा एंड कंपनी को बेचा। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था खाता विवरण बनाते वक्त कि सबसे पहले हम जो नाम वाले पक्ष हैं, यानी कि जिसका पैसा विक्रेता को, क्योंकि ये विक्रेता द्वारा बनाया जाता है, जिसका पैसा विक्रेता को लेना है वो आइटम पहले रखते हैं हम, और जिसका पैसा विक्रेता को काटना है या कम करना है या पैसा जिसका आ चुका है उसे बाद में रखते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रश्न में मेरे हिसाब से 3 ऐसे आइटम मुझे दिख रहे हैं जो पहले रखे जाएंगे, यानी कि जिसका पैसा विक्रेता को मिलना है। ठीक, तो मैं यहाँ पूरा प्रश्न नहीं पढ़ रहा हूँ, डायरेक्टली पढ़ते जाऊंगा और उसको अटेम्प्ट करूंगा। मेरा केवल लाइन पढ़ने का मकसद ये था कि मैं आपको बता सकूं। आप क्या कर सकते हैं, प्रश्न बनाते वक्त ही उसमें कुछ पेंसिल से टिक मार्क कर सकते हैं कि कौन सा पहले जाएगा और कौन सा बाद में, कौन सा नाम में जाएगा कौन सा जमा में। नाम या जमा के आप इनिशियल वहां पे लिख सकते हैं, तो आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आता है विक्रेता का नाम, लेकिन मैं जो प्रश्न देख रहा हूं उसमें विक्रेता का नाम कहीं पर दिया ही नहीं। क्रेता का नाम जरूर है, ये जो हमने सेंटेंस अभी पढ़ा था, मार्च 4 बीजक संख्या 646 के अनुसार 599 रुपए का माल वर्मा एंड कंपनी को बेचा। तो विक्रेता ने जिसको माल बेचा वो तो क्रेता हो गया, लेकिन विक्रेता का नाम यहाँ है नहीं, तो कोई बात नहीं है। आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए विक्रेता का नाम। ठीक, यहां आ गया कार का पता, नहीं है खाली छोड़ दीजिए। यहाँ आ गया फोन नंबर, नहीं है खाली छोड़ दीजिए। यहाँ आ गई संख्या, जो भी संख्या आप डाली हो आप डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ आ गया विक्रेता का पता। उसके बाद यहाँ लिख देंगे आप दिनांक। दिनांक तो कोई भी डाल दीजिए, हम दिनांक डाल देते हैं 31 मार्च 2012। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमें यहाँ लिखना है क्रेता का नाम। ये हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, उसके आगे हम इज्जतदार शब्द जोड़ देते हैं, सर्वश्री वर्मा एंड कंपनी। अब इसका भी एड्रेस हमको नहीं दिया हुआ है तो हम छोड़ देंगे उसको, डायरेक्टली कॉलम बनाएंगे। तो देख सकते हैं आप, हमने 4 कॉलम बनाए हैं, तिथि, विवरण, धनराशि, धनराशि। ठीक है, यहाँ हम लिख देंगे साल हमको दिया हुआ है 2012, और यहाँ पे हम अपना प्रश्न अब शुरू करते हैं। मार्च 4, ठीक, बीजक संख्या 646 के अनुसार 599 रुपए का माल वर्मा एंड कंपनी को बेचा यानी कि माल खाते नाम। ठीक, यहाँ पे आप रेफरेंस के लिए चाहे तो बीजक संख्या डाल सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में दी है, तो हम डाल देते हैं 646, जिससे कि रेफरेंस है। ठीक, कितने रुपए हैं, 599। ठीक है। चलिए, अगला कह रहा है मार्च 9 वर्मा एंड कंपनी ने 73 रुपए का माल वापस कर दिया। तो ये नीचे जाएगा, अभी नहीं आएगा, इसको हम टिक मार्क करके रखेंगे, ये हमारा जमा वाला पक्ष है। ठीक है ना। अगला हमको दिया हुआ है मार्च 15 बीज संख्या 730 के अनुसार 96 रुपए का माल वर्मा एंड कंपनी को बेचा। फिर से बेचा, बिल्कुल आएगा यहाँ पर मार्च 15 में
माल खाते नाम, और फिर से हमें बीजक संख्या दी हुई है इसके अंदर, तो लिख देंगे 730 कितने रुपए का है, 96 रुपए का। ठीक, आगे पढ़ते हैं। मार्च 20 वर्मा एंड कंपनी को एक नाम पत्र भेजा क्योंकि बीजक संख्या 70 में 7 रुपए कम जोड़े गए थे। अब देखिए हमने कम जोड़े थे, यानी कि अब हमें वापस लेने हैं। ठीक, तो ये भी इसी पक्ष का आइटम हुआ मार्च 20 को। ठीक, क्या लिख देंगे हम, नाम पत्र, यानी कि डेबिट नोट। यहां तो नाम आएगा ही, बीजक संख्या दिया हुआ है तो लिख देते हैं बीजक संख्या 70। तो 7 रुपए कम थे, तो 7 रुपए हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक, और देखते हैं और कोई आइटम यहाँ पे जोड़ने वाला हो, नहीं, इसके बाद जितने भी आइटम हैं वो सब घटाने वाले हैं। ठीक है ना। चलिए, तो अब हमें क्या करना है, इसका टोटल कर देना और यहाँ लिख देना। तो 599, 96 और 7 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, वो हम यहाँ लिख देंगे, यहाँ आएगा 702 रुपये। ठीक, अब इसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, अब आगे की बात करेंगे। आगे क्या है, जो दूसरी एंट्री थी हमारी मार्च 9 वाली, उसको लिखेंगे हम यहाँ पर दोबारा से, मार्च 9, वही 2012 डाल दीजिए। मार्च 9 में कह रहा है वर्मा एंड कंपनी ने 73 रुपए का माल वापस किया। यहाँ लिख दिए हम माल वापसी खाते, और यहाँ हो गया जमा। बीजक संख्या कोई दी नहीं है इसलिए डायरेक्टली यहाँ पर हम 73 रुपए लिख देंगे। ठीक है ना। उसके बाद मार्च 15 की एंट्री हम कर चुके हैं, मार्च 20 की कर चुके हैं। गलती कहाँ होती है, एंट्री छोड़ने में। जो जो एंट्री होती है आप उस पर टिक मारते जाइए। इसके बाद में मार्च 25 का वर्मा एंड कंपनी ने एक चेक 500 रुपए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मथुरा पर लिखा प्राप्त हुआ। तो वर्मा एंड कंपनी से प्राप्त हुआ है, यानी कि हमें पेमेंट मिला। मार्च 25 को चेक है तो हम लिख देंगे बैंक खाते जमा। कितने रुपए का मिला है भाई, स्टेट बैंक का मिला सही 500 रुपए का। ठीक, चलिए इसके बाद लास्ट में कह रहा है मार्च 30 वर्मा एंड कंपनी को एक जमा पत्र भेजा क्योंकि बीजक संख्या 646 में 2 रुपए अधिक जुड़ गए थे। अब अधिक जोड़ दिए तो हमें लौटाने पड़ेंगे, ठीक है ना, तो उसके हिसाब में से हम घटा देंगे। ठीक, तो मार्च 30 जमा पत्र, या जमा लिख दिया हमने, और इसका हमें बीजक संख्या दिया हुआ है तो हम यहाँ लिख देते हैं बीजक संख्या रेफरेंस के लिए 646। ठीक है ना। किसी को कभी भी क्रॉस चेक करना हो तो कर सकता है। 2 रुपए हमने यहाँ पे लिख दिए। अब इसका हम टोटल करेंगे 73, 500 और 2 को जोड़ेंगे, यहाँ लिखेंगे और इसमें से घटाएंगे। ये याद रखिएगा घटाना है, हालांकि लिखा हमने कहीं पर नहीं है लेकिन घटाना। ठीक है ना। चलिए देखें क्या आता है, ये आएगा आपका 575 रुपए। अब 702 का हिसाब इसका हुआ, 575 मान लीजिए इससे रिसीव हो गए और वो घटा के जो बचेंगे आपके वो बाकी हो जाएगा। देखें कितना आता है, ये आएगा आपका 127 रुपए। हम यहाँ लाइन खींच देंगे और यहाँ लिख देंगे बाकी। ठीक, और यहाँ लिख देंगे हम भूल चूक लेनी देनी, और यहाँ आ जाएगा फिर से हमारा विक्रेता का, हमें यहाँ दिया नहीं है इसलिए हम इसको छोड़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ सवारी बिल्टी वगैरह कुछ भी नहीं आया क्योंकि ये हिसाब की बात है। ठीक है ना। तो आप एक बार फिर से देख लीजिए खाता विवरण में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके अपने माइंड में सेट करने हैं ताकि गलती ना हो। सबसे ऊपर आपको लिखना है विक्रेता का नाम, अगर दिया है तो तार का पता, उसी का फोन नंबर, विक्रेता का पता और दिनांक जिस तारीख पे हम भेज रहे हैं। ठीक है ना। फिर आएगा ये क्रेता का नाम, ये क्रेता का नाम। ठीक है, इसका अगर पता होता तो हम यहाँ लिख देते, वो दिया नहीं इसलिए हमने लिखा नहीं है। उसके बाद मात्र 4 कॉलम बनाइए, तिथि, विवरण, धनराशि, धनराशि। ठीक है ना। यहाँ साल लिखिए, यहाँ तिथि लिखिए। अब आपको ध्यान देना है क्वेश्चन में, देख लेना है विक्रेता की नजर से। देखिए जब भी आप खाता विवरण बनाते हैं तो आप मान के चलिए आप विक्रेता हैं, तो आप तुरंत टिक कर लीजिए कि किससे हमें पैसा आना है। तो वो जो आइटम आने वाले होंगे उनको नाम लिख दीजिए, और जिसमें पैसा आपका जाना है या उसे एडजस्ट करना है उसे जमा के नाम से लिख दीजिए, और उस हिसाब से नाम वाली एंट्री पहले करते जाएंगे।
जिसमें कि हमने माल बेचा था, भाई पैसा आएगा, हमने लिख दिया। उसके बाद दोबारा माल बेचा, फिर पैसा आएगा, हमने लिख दिया। नामपत्र, भाई हमने पैसा हमारा कम लगा था तो अब हम जोड़ देंगे, हमने जोड़ दिया, टोटल आया 702। अब इसमें घटाने वाले आइटम आ जाएंगे, भाई उसने माल वापस किया, हमें पैसा माइनस करना पड़ेगा क्योंकि हमने पैसा ऑलरेडी इसमें जोड़ा हुआ है, 73 हमने माइनस कर दिया। अब ये किस बीजक का है पता नहीं, लेकिन मान लेते हैं इसी बीजक का था, तो यहाँ पे ये पैसा लग चुका है और माल वापस किया तो पैसा एडजस्ट हमें करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद पैसे आए हमारे पास तो घटाने पड़ेंगे भाई, ठीक है ना। उसके बाद जमा पत्र आया, यानी कि हमने जो है कोई चीज ज्यादा लगा दी तो उसे भी एडजस्ट करना पड़ेगा, तो वो भी हमने लिख दिया। और 702 में से 575 हमने माइनस किया, कितना आ गया, 127 रुपए बाकी रहा। यहाँ लिख दिया हमने भूल चूक लेनी देनी और विक्रेता का नाम और हस्ताक्षर, ठीक है ना। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप विक्रेता का नाम नहीं भी लिखें कोई दिक्कत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये हो गया, क्रेता का नाम आप सबसे ऊपर लिखेंगे, दिनांक जरूर लिखेंगे, ठीक है। ये चारों कॉलम बनाइए और यहाँ पे ध्यान दीजिए इसमें गलती ना होने पाए, ठीक है ना। ये आपने सही किया, कैलकुलेशन सब कुछ ठीक की, कोई दिक्कत नहीं। खाता विवरण का प्रश्न एग्जाम में आने के चांसेस बहुत कम हैं, लेकिन आ गया तो कोई बड़ी बात नहीं है इसको बनाना, दैट्स वेरी इजी। और प्रैक्टिकल लाइफ में इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक, क्योंकि महीने दर महीने आप इसको भेजते रहेंगे तो आपस में ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी, किसी भी तरह कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, क्योंकि पैसे का मामला है, ठीक है ना। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि कुछ और प्रश्न आपको मिले प्रैक्टिस करने के लिए तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आप खाता विवरण के ऊपर और प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।